हेलो। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। यस, कल हम 230 क्वेश्चन तक चर्चा कर चुके थे। आज 231 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है, आंसुओं में पाया जाता है। आंसू चूंकि नमकीन होते हैं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आप देख रहे हैं आंसू नमकीन होता है यानी नमक है, तो सीधा सा आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सोडियम क्लोराइड। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 232। 232, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, चूंकि आप जानते हैं, आपने श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा है। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन में वृद्धि, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बहुत बड़ा योगदान था। उसी दूध क्रांति को, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। यानी सीधा आंसर हुआ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर लगाओ, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका रेस्पॉन्स। आंसर लगाया जाए दूध, बी, दूध, यानी दूध उत्पादन में वृद्धि को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 233, चूंकि आपने पूरा स्केलेटन पढ़ा है, कंकाल के बारे में पढ़ा है, अस्थियों के बारे में पढ़ा था, तो आइए क्वेश्चन देखिए आप। हायर्ड उपकरण नामक अस्थि, हायर्ड उपकरण नामक अस्थि कहां पाई जाती है? तो आप देख पा रहे हैं, हायर्ड उपकरण नामक अस्थि कहां पाई जाती है? पैर, हाथ, गर्दन, कान। आपने पढ़ा था दोस्तों, गर्दन में ये हायर्ड उपकरण अस्थि पाई जाती है। गोल अस्थि है, हमारी जीभ पीछे इसी अस्थि पर जुड़ी होती है, गर्दन। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपके सभी के, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 234, देखिए, अस्थियों का भंगुर होना कौन सा रोग है? यानी अस्थियां कौन से रोग में भंगुर हो जाती हैं, टूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है? ऑप्शन दिए गए, ए गठिया, बी रिकेट्स, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी इनमें से कोई नहीं। आप भी जानते हैं अस्थियां भंगुर होती हैं किस बीमारी में? रामकेश जी, टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल। आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक्स स्टार्ट किए जाएंगे आपके। सिस्टम को अभी हम थोड़ा सा हमारा हाईटेक कर रहे हैं, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट लगा हुआ है। फिर इसके बाद में आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है अभी जी। 234, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आप जानते हैं, ये कैल्शियम की कमी से होने वाला
रोग है और इसमें अस्थियां भंगुर होती हैं। आइए 235, निम्न में से कौन सा जंतु अमर है? कौन सा जंतु अमर है? तेज सिंह देख के जवाब दीजिए। शुभम जी बिल्कुल जवाब दीजिए। कौन सा जंतु मरता नहीं है? सीधी सी बात। तो ऑप्शन दिए गए पैरामीशियम, अमीबा, कबूतर, कछुआ। आप सब समझ रहे हैं अमीबा अमर है क्योंकि इसके अंदर बहुविखंडन की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए अमीबा को अमरत्व प्राप्त है। तो आंसर लगाया जाए अमीबा जी। क्वेश्चन नंबर 236 आप देख रहे हैं मधुमक्खी पालन। चूंकि पूर्व में आप पढ़ चुके हैं रेशम कीट पालन को, आप पढ़ चुके हैं केंचुआ पालन, मछली पालन, तो अब आ गया मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, वर्मी कल्चर। वेरी गुड, आंसर जल्दी लगाएं आप लोग, बहुत इजी है आपके लिए। मैं देख रहा हूं अरविंद, तेज सिंह, बच्चू, बंटी, हरकेश, विकीडोर, वेरी गुड। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, शानदार आंसर आपके, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 237 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एनटीपीसी में था। अब आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किस कुल के पौधों से हमें अनाज प्राप्त होता है? यानी जो अनाज है जिसको हम खाते हैं, गेहूं, चावल, गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, दीज आर अनाज। तो अब आपको बताना है अनाज किन से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ग्रेमनी, क्रूसीफेरी, सोलोनेसी, ओक सभी। ओके लव कुश, शुभम योगी, आंसर लगाइए। वेरी गुड, बने सिंह, शानदार। आंसर होगा बेटा ग्रेमनी, यानी ग्रेमनी जो फैमिली है जिसको पोएसी भी कहते हैं, पोएसी, वहां से हमें सभी अनाज प्राप्त होते हैं। वेरी गुड, आंसर हुआ ग्रेमनी ए। 238 देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें आपको बताना है इनमें से एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट आप देख रहे हैं, इनमें से हॉट स्पॉट कौन है? ऑप्शन दिए गए, थार का मरुस्थल, सियाचिन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। देखो पहले तो आप ये जान ले बेटा, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं ऐसा स्थान जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो कहलाएगा हॉट स्पॉट। अब मैं देख रहा हूं, आप आइए 238 पर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी जानते हैं जहां जैव विविधता यानी सजीव ज्यादा कहां होंगे, जंतु और पौधे ज्यादा कहां होंगे? तो आइए, मैं देख रहा हूं एक बालक लगा रहा है थार का मरुस्थल। बेटा थार के मरुस्थल में जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इसीलिए वहां जैव विविधता ज्यादा नहीं हो सकती। सियाचिन ग्लेशियर है, आप जानते हो, बहुत चिल्ड एरिया है, ठंडा एरिया है, वहां ज्यादा जैव विविधता नहीं हो सकती। पश्चिमी घाट, करेक्ट आंसर लगाया जाए पश्चिमी घाट। आप भी जानते हैं गुजरात से स्टार्ट होता है और अरब सागर के किनारे किनारे नीचे तक चले जाता है। यहां नदियां खूब है, बारिश खूब होती है, पहाड़ है, इसीलिए पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा जैव विविधता है। ये हॉट स्पॉट है भारत का, और 2 हॉट स्पॉट है भारत के, एक पश्चिमी घाट है, एक और जान लें आप पूर्वी हिमालय, जिसमें आपका असम, मेघालय, नागालैंड वो एरिया आ जाएगा। वेरी गुड। 239 सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 239 आप देख रहे हैं, भोपाल गैस कांड से संबंधित गैस है। आपको मालूम है 84 में भोपाल के अंदर, नमस्ते नवीन, भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड कंपनी में जो गैस कांड हुआ था जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग आज भी बीमार हैं, भोपाल गैस कांड, उससे संबंधित गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ए मिथाइल आइसोसाइनेट,
इसको MIC भी आप कहते हो, MIC। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर, सभी दोस्तों का स्वागत, और आपके आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। और एक बात ध्यान रखिए, APJ कलाम साहब की वो लाइन याद रखिए, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलिएगा, आप पढ़ाई कीजिएगा, आप होंगे कामयाब। ओके, 240, क्वेश्चन नंबर 240, वेरी गुड राजेश बाड़ी। ओके, आइए 240, चेरनोबिल दुर्घटना। आप जानते हैं 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उनका परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध से 100 गुना अधिक खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन माना गया। आइए, करेक्ट आंसर होगा परमाणु त्रासदी। बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 241, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि 300 तक पहुंचना है आपको। 240 के बाद में 241, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम आता है। सॉरी दोस्तों, 241 आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम आता है। आपको मालूम है कलपक्कम में जो हमने परमाणु संयंत्र लगाया, कलपक्कम अप्सरा, जिसका एक नाम आपने पढ़ा था, अप्सरा। दोस्तों ध्यान दीजिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो है जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करते, यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करते, और वहां पर हम करते हैं प्लूटोनियम। ये एशिया का प्लूटोनियम इसको प्लूटोनियम पढ़ा जाए। ओके दोस्तों, जो भी यूरेनियम लगा रहे हैं वो ध्यान दें, भारत की सभी परमाणु भट्टियों में यूरेनियम 235 काम में आ रहा है, 235। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो हमारा अप्सरा है कलपक्कम में, प्लूटोनियम। गुड, वेरी गुड। आइए 242, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है, जो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों पर अपना नियंत्रण रखती है। ओके, 242 करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 243 पर आए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके ओके एवरीबॉडी, वेलकम, स्वागत, गुड इवनिंग। हल्की हल्की बारिश के बीच में आपका स्वागत गंगापुर से। मैं अशोक शर्मा, नौकरी जंक्शन पर। आइए दोस्तों, देखिए आप 18 मई 1974 को आप जानते हैं भारत ने पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किए थे, जिसे ऑपरेशन जो हुआ था हमारा 74 में, ऑपरेशन बुद्ध स्माइलिंग का नाम दिया गया था। भारत ने जब 74 में परमाणु बम परीक्षण किए तो इस तरह भारत दुनिया का छठा देश बन गया था, छठा देश। ओके, आप जानते हैं भारत से पहले, ऑप्शन कट गए इसमें, भारत से पहले आप जानते हैं अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, और फिर आ गया था छठे नंबर पर भारत। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, 244 पे आइए आप। 244, क्वेश्चन नंबर 244, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लगाइए आंसर। नवीन गुप्ता जी, आर्यभट्ट कंपटीशन पॉइंट आपका हार्दिक स्वागत करता है, उदय मोड़। ओके, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 244, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस।
आप भी जानते हैं, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया हो और जिसकी चाल पृथ्वी की घूर्णन चाल के बराबर हो, यानी 24 घंटे में एक चक्कर, ऐसा उपग्रह कहलाता है। वेरी नाइस, बहुत शानदार आंसर सभी के। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। लगाइए आंसर सी, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह, वेरी गुड। और आप जानते हैं ना, भू स्थिर उपग्रह से ही हम टेलीविजन टेलीफोन सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं। आइए 245, क्वेश्चन नंबर 245, वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी किसका संक्षिप्त नाम है? वायरलेस फाइडेलिटी किसका संक्षिप्त नाम है? आइए दोस्तों ऑप्शन देखें। बिल्कुल, वेरी गुड, वाईफाई। आंसर लगाया जाए वाईफाई। जो वाईफाई आप बहुत ज्यादा काम में लेते हो वो है वायरलेस फाइडेलिटी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 246, 246, स्पीड बढ़ाएं आप आंसर देने की। 246, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जिसको इनसैट भी कहते हो, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट, राष्ट्र को कब समर्पित की गई? राष्ट्र को कब समर्पित की गई? आप भी जानते हैं दोस्तों, जो इनसैट परियोजना है, INSAT इनसैट, ये जो इनसैट परियोजना है, आपको मालूम है इनसैट परियोजना इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में, वेरी गुड, वेरी गुड, 1982 में भारत को समर्पित की गई। और आपको मैं याद दिला दूं, 1982 में भारत में 9वें एशियाई खेल हुए थे। उस समय रंगीन टेलीविजन इसी इनसैट परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार आया था, 1982 में रंगीन टेलीविजन। ओके, इनसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 247 आपके सामने आ रहा है। एक बालक लिख रहा है, टिकट मिल रही है क्या? अरे बेटा, रेलवे के टिकट रेलवे स्टेशन देगा। आजकल तो आप जानते हो ऑनलाइन टिकट मिलता है। ओके, ट्रेन चालू है, आइए आप पधारिए सब जी। 247, क्वेश्चन नंबर 247, आप जानते हैं भारत के जाने माने पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली थे, जिन्हें भारत का वर्ड्समैन कहते हैं। कुंज बिहारी, वर्ड्समैन। ओके, आपको मालूम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, उनके सम्मान में हमने डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। कहां है? ऑप्शन दिए गए हैं, पोरबंदर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो मैं समझता हूं आप लोग आंसर लगाएं करेक्ट। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहां है? कोयम्बटूर। वेरी नाइस, कोयम्बटूर, डॉक्टर सलीम अली। 248, आप जानते हैं प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है और पूरी पृथ्वी, आपको मालूम है, प्रदूषण के कारण खतरे में आ रही है। इसलिए पृथ्वी को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए। 248 क्वेश्चन नंबर देखें आप। पर्यावरण से उठ के आ रहा है, पर्यावरण से उठ के आ रहा है। कमेंट आ रहा है आने वाले आइए 248, मॉन्ट्रियल संधि, मॉन्ट्रियल संधि का संबंध किससे है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, ओक सभी। आप सब जान लें। विक्की, आप पंजाब से हो, आपका स्वागत है। ये एक बालक अहमदाबाद से टच कर रहा है। सभी का वेलकम, सभी को गुड नाइट, सभी का स्वागत नौकरी जंक्शन पर। आइए आइए नवल सिंह जी, सभी आप आइए। क्वेश्चन देखें आप। 248 जल्दी करें आप, 300 तक पहुंचना है आपको। 248, अगर बहुत सारे नाम आ रहे हैं, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो क्षमा करना, क्योंकि आपके नाम बहुत स्पीड से स्क्रीन पे चलते हैं। आइए हम पूरी कोशिश करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
248 आंसर लगाया जाए ए, ओजोन परत। वेरी गुड दिलीप। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए 1988 में भारत ने। हालांकि ओके विकास आगरा से पधारिए जी। 249 क्वेश्चन नंबर 249, वह वैज्ञानिक जिनके निर्देशन में विश्व का पहला परखनली शिशु जन्मा। आप जानते हैं ना, विश्व का पहला परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन 1978 में लंदन में पैदा हुई थी। लुइस जॉय ब्राउन 1978 में लंदन में पैदा हुई थी। दुनिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो। अब पूछ रहा है वो कि इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ कौन से डॉक्टर के निर्देशन में हुआ। तो आइए दोस्तों लगाइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर स्ट्रैप्टो। डॉक्टर स्ट्रैप्टो और उनकी टीम थी जिनके निर्देशन में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 अरविंद मीना नींबू पढ़ाएंगे तब आपको दिखाएंगे। अभी 250 पे जाइए। भारत का पहला डीएनए बैंक कहां स्थित है? भारत का पहला डीएनए बैंक, आप भी जानते हैं भारत में पहला डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया? डीएनए बैंक इसलिए स्थापित किया गया ताकि हम डीएनए के कलेक्शन करके जीनोम स्ट्रक्चर पर अध्ययन कर सकें। हमारे साइंटिस्ट लगातार प्रयासरत हैं और भारत का पहला डीएनए बैंक कहां खोला गया? ऑप्शन दिए गए कलकत्ता, लद्दाख, ट्राम्बे, जयपुर। तो करेक्ट आंसर लगाएं ए, कोलकाता। भारत का पहला डीएनए बैंक। क्वेश्चन नंबर 251। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो कहां स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पेरिस, जिनेवा, लंदन, उज्जैन। अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो कहां स्थित है? करेक्ट आंसर लगाया जाए ऑप्शन ए, पेरिस। वेरी गुड, पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो स्थित है। नेक्स्ट 252, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का अनुमोदन कब किया गया? आप भी जानते हैं मात्रकों की, 251 पे आए, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसको आप कहते हो एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनली, एसआई पद्धति, इसका अनुमोदन कब किया गया? यह भी आपने पढ़ रखा है। एसआई पद्धति के द्वारा दोस्तों 7 मूल मात्रक दिए गए हैं और 2 पूरक मात्रक दिए गए हैं। आपको भी मालूम है, आपको मालूम है इस पद्धति का अनुमोदन कब हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1971। एक बालक लिख रहा है पीडीएफ कब मिलेगी, कहां मिलेगी? देखिए आप हमारे नौकरी जंक्शन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप वहां कांटेक्ट करें। और अभी मैथ रीजनिंग के पीडीएफ उपलब्ध हैं, वो आपको भेज दी जा रहे हैं। साइंस के जैसे तैयार होंगे आपको तुरंत ही, पूरी कोशिश की जा रही है, आपको तुरंत भेजे जाएंगे। ओके, 1971। ओके, आइए 253, निम्न में से लंबाई का मात्रक नहीं है। आप देख रहे हैं इनमें से एक लंबाई का मात्रक नहीं है। ए, एंगस्ट्रॉन्ग, बी, मोल, सी, फर्मी, डी, पारसेक। वेरी गुड, बहुत सारे बालक आंसर देने लगे। अब लंबाई का मात्रक नहीं है। देखो आप प्रश्न को ढंग से देख लें। आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम से लंबाई मापी जाती है दोस्तों। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। मोल अलग चीज है। मोल एक, आप आंसर नहीं लगाए अभी। आपको मालूम है मोल से हम परमाणु संख्या व्यक्त करते हैं। फर्मी लंबाई का ही मात्रक है। पारसेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। मान सिंह जी, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। करेक्ट आंसर लगाया जाए बी, मोल, यानी मोल लंबाई का मात्रक नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। लोकेश, नवीन, दिलीप, नवल, अरविंद, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आगे बढ़ें। ओके अरविंद, आगे बढ़ें। 254,
देखो, हम जब मात्रकों के बारे में पढ़ रहे थे, शुभम योगी जी बहुत ज्यादा आप कमेंट लिख रहे हो, क्या आप चाय चाय की दुकान का क्या हाल है? अरे बेटा शुभम योगी, पढ़ाई कर। मैं मानता हूं आप रेलवे में सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड। लेकिन आप इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 254, तेल का एक बैरल निम्न में से है। आप भी जानते हैं पेट्रोलियम्स को अरब कंट्रीज में बैरल में मापा जाता है, बैरल में। बैरल आयतन का मात्रक है, और एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर लगाओ आप, सी। वेरी गुड, सी, 159 लीटर। ओके, थैंक यू दोस्तों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 255। 255 क्वेश्चन है, मनुष्य का पृथ्वी पर चलना गति का कौन सा नियम है? ओके, मनुष्य का पृथ्वी पर चलना गति का कौन सा नियम है? आपने गति के प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम पढ़ा है बेटा। तृतीय नियम पढ़ा है ना आपने, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी आप पृथ्वी को दबाएंगे, आप धरती पे पैर रखेंगे तो क्रिया, और फिर जब पैर उठेगा तो प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर लगाया जाए, शानदार, सी, तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम पर ही चलना होता है। और आप तो ये भी जानते हो, बंदूक चलाते हैं तो झटका पीछे लगता है, नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है। दीज आर गति के तीसरे नियम। आइए 256 पे आए, वेलकम सभी का। 256, गोबर गैस का मुख्य अवयव है। गोबर गैस का मुख्य अवयव कई बार आ गया है आपके सामने, इसलिए करेक्ट आंसर लगा दो बिल्कुल देर किए बिना, मेथेन। CH4 मेथेन गोबर गैस का मुख्य अवयव है। आप भी जानते हैं ना, गोबर गैस फर्मेंटेशन क्रिया से प्राप्त होती है, एक अच्छा ईंधन है मेथेन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेथेन, वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 257 पर आए आप, और मैं चाहूंगा आप 257 के आंसर दीजिए। शानदार प्रश्न है आपके लिए। 257, बायो इथेनॉल के लिए कौन सा पादप उपयोगी है? बायो इथेनॉल, आजकल आप जानते हैं डीजल और पेट्रोल को बचाने के लिए बायो इथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है। आइए 257, बायो इथेनॉल, ऑप्शन दिए गए, ब्रेसिका, पौधे का नाम ब्रेसिका, जियामेज, जेट्रोपा, अकेशिया। शानदार जवाब दीजिए, बंदूक की गोली, शानदार जवाब दीजिए। 257, ब्रेसिका, जियामेज, जेट्रोपा, अकेशिया। शानदार, करेक्ट आंसर होगा बेटा जेट्रोपा। शानदार, नवीन वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ ओके, सभी को थैंक यू। लोकेश ओके, आंसर लगाया जाए जेट्रोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 258। 258 अफीम का व्युत्पन्न है, यानी अफीम, अफीम आप जानते हैं ना, अफीम का पौधा होता है, कच्चे फलों से अफीम प्राप्त की जाती है। आगे प्रश्न है, अफीम से कब व्युत्पन्न, अफीम से क्या क्या मिलता है? तो आप देख पा रहे हैं, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, उक्त सभी। वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी, यानी ये सभी आइटम अफीम के व्युत्पन्न हैं। 258, ये सभी मिलेंगे अफीम के अंदर। राजेंद्र भाई, आंसर लगाया जाए डी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 259। 259 वेरी इजी क्वेश्चन सर, रेलवे में एक ही पेपर में कई जगह दिखाई दिया। परमवीर, परमवीर देखिए 259 देखिए अब आप, रेड किडनी बीन किसे कहा जाता है? रेड किडनी बीन, 259। आइए, वेरी गुड दोस्तों। 259, रेड यानी लाल, किडनी माने आप समझ रहे हैं किडनी हमारा ब्रक, बीन, बीन माने आप समझते हैं दाल होती है। तो ऐसी दाल कौन सी है जो किडनी की तरह होती है, लाल लाल होती है? वेरी गुड,
आंसर लगाएं राजमा। राजमा, राजमा को रेड किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 260 वेरी इजी क्वेश्चन। गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए बेटा, केराटिन, ओमेगा, कैसीन, कैरोटिन। आप भी जानते हैं गाजर खाने से कैरोटिन प्राप्त होता है और कैरोटिन हमारे अंदर जाके यकृत के द्वारा विटामिन ए में चेंज होता है, कैरोटिन। तो गाजर में क्या ज्यादा मिलेगा? शानदार आंसर लगाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका रेस्पॉन्स बहुत शानदार आ रहा है। कैरोटिन, कैरोटिन। लवकुश जी लिख रहे हैं केरेटिन। अरे बेटा, केरेटिन तो बाल नाखून में होता है, सींग में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 261 कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? लगाइए दोस्तों आंसर। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी हिपेरिन, डी केरेटिन। आपको मालूम है कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शानदार, गुड, काइटिन का बना होता है। 262 निम्न में से किस में डीएनए पाया जाता है? यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमको देखना है डीएनए कहां मिलेगा। वेरी गुड, डीएनए कहां पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए केंद्रक में, राइबोसोम में, लवक में, तारककाय में। चूंकि आप जानते हैं बेटा डीएनए न्यूक्लिक अम्ल है। अब जब न्यूक्लिक अम्ल है तो स्वाभाविक है न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी केंद्रक में मिलता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर लगाएं। डीएनए कहां मिलता है? तो आप बोलेंगे केंद्रक में। हाँ, कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यह आपने पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था। वेरी गुड, डीएनए कहां मिलेगा? केंद्रक में। आइए 263 पर हम चलें। 263 आपके सामने मौजूद है। केरेटिन पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, मस्तिष्क है, रक्त है, बाल है, दांत है। आपको बताना है इनमें से केरेटिन किस में पाया जाता है। आप भी जानते हैं बेटाओ केरेटिन एक विकृत प्रोटीन है, विकृत प्रोटीन, यानी हमारे लिए अनुपयोगी है। अब ऑप्शन है केरेटिन कहां पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा गुड। मुझे मालूम था आप सब छक्के मारोगे, लेकिन सब छक्के मारोगे, लेकिन जितेंद्र सिंह जी हैं कोई हमारे स्टूडेंट, यूं कह रहे हैं रक्त में। बेटा देखो सी लगने लग गए। सौरभ जी आंसर लगाया जाए बाल में। केरेटिन बाल में होता है, आपके नाखून में होता है, आपके सींग है, खुर है, पंजा है, इन सब में होता है केरेटिन। ओके, थैंक यू। 264 जल्दी करें, मैथ की क्लास चलने वाली है आपकी। ओके, ऊर्जा को संचित करने वाला प्रमुख अणु है, यानी ऊर्जा किस अणु में मिलेगी? कौन एनर्जी बैंक है, कौन हमारा करेंसी है, एनर्जी करेंसी जिसको हम कहते हैं जैविक मुद्रा, कौन है? तो आप जानते हैं एटीपी। डी ऑप्शन पे जाएं आप, डी। वेरी गुड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, सौरभ योगी जी हैदराबाद में ही है, डीएनए फिंगरप्रिंट। ओके, 265 देखें आप। 265 कीवी कहां मिलता है? आप जानते हैं ना कीवी, कीवी एक पक्षी है तेज सिंह, और आप जानते हैं कीवी कहां मिलता है, तो बड़ा फेमस है कीवी। आप जानते हैं उड़ता नहीं है, और आपको तो यह भी मालूम है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आप कीवी कहते हो, कीवी। तो सीधी सी बात है कीवी कहां मिलेगा? न्यूजीलैंड में। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 266 दोस्तों आपके सामने है। निम्न में से ताप दृढ़ प्लास्टिक है। चूंकि आप जानते हैं प्लास्टिक दो तरह का होता है, एक होता है ताप सुनम्य, एक होता है ताप दृढ़। तो ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा, यहां ऑप्शन दिए गए पॉलीथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। लगाइए आंसर। वेरी गुड, तो ताप दृढ़ कौन सा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट आप जानते हैं ना, काले रंग का प्लास्टिक है, काफी मजबूत होता है,
ये कुकर का हैंडल, प्रेस का हैंडल, काले बटन बिजली के, वो सब बैकेलाइट के ही तो होते हैं दोस्तों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 267 आपके सामने है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आपके लिए। लगाइए 266। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वेरी गुड, ठोक दिया आंसर आपने, मार दिए छक्का, शानदार, वेरी गुड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। ओके, थैंक यू, जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 268, आराम से पढ़ें, गलती नहीं करें, जैसा बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। शराब के निर्माण में प्रयुक्त होता है। 268, शराब के निर्माण में इनमें से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, उक्त सभी। आप भी जानते हैं, या तो आपने ये पढ़ा होगा एथिल एल्कोहल। 268 में एथिल एल्कोहल का शराब में उपयोग होता है, और उसी एथिलॉल को दोस्तों यहां नाम दिया गया है ए, एथेनॉल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर लगाएं, ए, एथेनॉल, इसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों 269, क्वेश्चन नंबर 269, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। वेरी गुड दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन आप जानते हैं ये शीत तापी इंजन है, यानी ये 0 से नीचे के तापमान पर काम करता है। और ऐसा इंजन कहां काम में आता है? तो आपको वो लाइन याद होनी चाहिए। ओहो, आपको वो लाइन याद होनी चाहिए तेज सिंह, शुभम, कि GSLV जो रॉकेट होता है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, ऐसे रॉकेट को ऐसे इंजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भाइयों करेक्ट आंसर होगा क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट में किया जाता है। थैंक यू, वेरी गुड, रॉकेट। सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 270, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहते हैं? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? और ऑप्शन दिए गए, ऑरम, प्लेटिनम, आयरन पायराइटीज, कॉपर पायराइटीज। आप भी जानते हैं कॉपर पायराइटीज से तांबा मिलता है। प्लेटिनम को हम सफेद सोना कहते हैं, और ऑरम तो आप जानते हैं शुद्ध सोना है। तो आंसर होगा करेक्ट आयरन पायराइटीज। ये चमकता है आयरन पायराइटीज, इसीलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, आयरन पायराइटीज। क्वेश्चन नेक्स्ट 271, वेरी गुड। 271 पे आइए आप लोग। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पकती है। आपको मालूम है दाल को जल्दी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं ना कुकर में दाल जल्दी क्यों पकती है? क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी है, आपको एक लाइन बताई गई है, और यह आप पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है जहां दाब अधिक होता है वहां क्वथनांक भी अधिक होता है, और जहां दाब कम होता है वहां क्वथनांक कम होता है। तो चूंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी। चूंकि दाब अधिक होता है इसलिए वहां क्वथनांक अधिक हो जाता है, जिससे दाल वहां जल्दी पक जाती है। प्रेशर कुकर में दाल उच्च दाब के कारण जल्दी पकती है। वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 272 देखें आप। 272 आपके सामने है। आंधी के दिनों में आइए, आंधी के दिनों में आइए। अब 272 पे आइए मनोज झारेड़ा। 272, आंधी के दिनों में मकान की छत का उड़ जाना भौतिकी की कौन सी घटना है? आंधी के दिनों में छतें उड़ती हैं, तो यहां इसका करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड दोस्तों, लगाइए आंसर। मकान की छत क्यों उड़ गई? तो करेक्ट आंसर होगा बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय के कारण यह घटना होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 273 स्पीड में लगाइए। 273,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? आपको बताना है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, तापीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, अपकेंद्रण और अभिकेंद्रीय बल। आप भी जानते हैं वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रण 273 अपकेंद्रण। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये तो गया हमारा। नेक्स्ट आ रहा है 274 प्रतिध्वनि का कारण है, यानी इको साउंड क्यों होता है? ध्वनि का कौन सा गुण है जिसके कारण हमें इको साउंड सुनाई देता है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। आप सब जान लें, इको साउंड का मतलब है आवाज जाएगी और सामने जाके टकराएगी और टकरा के लौट के आएगी। इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। जैसे हम एक बार बोलते हैं ना माइक पे हेलो, तो वहां से आवाज रिपीट होती है हेलो हेलो। दिस इज ए ध्वनि का परावर्तन। करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, आंसर लगाया जाए ध्वनि का परावर्तन, यानी परावर्तन के कारण हमें इको साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 275, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 275 जल कितने ताप के बीच विचित्र व्यवहार करता है? आप जानते हैं ना, जल को जब हम गर्म करते हैं तो जल पहले तो उसका आयतन घटता है और फिर इसके बाद में आयतन बढ़ने लगता है। तो पहले घट गया फिर आयतन बढ़ गया, विचित्र व्यवहार। इसी को कहते हैं जल का असंगत प्रसार। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का असंगत प्रसार होता है। असंगत प्रसार। ओके, 276 पर आप आइए। चींटी, चींटी किस वर्ग का जंतु है? यानी चींटी को आप बताइए, चींटी किस वर्ग में आती है? ऑप्शन दिए गए, मोलास्का, रेप्टिलिया, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। आपको मालूम है चींटी आपने पढ़ा था इंसेक्टा वर्ग में थी और वहां उसका संग दिया गया है आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो भी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं उनसे अपेक्षा है वो नौकरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। ओके, आपने सहयोग दिया इसके लिए बहुत थैंक यू। आइए, अभी हम 300 तक चल रहे हैं, जल्दी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 277 जंतु वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। देखो, सबसे छोटी इकाई हमने आपको बताई थी जाति, सबसे छोटी इकाई थी जाति और सबसे बड़ी इकाई होगी बेटा, वेरी गुड, लगा दिया आपने आंसर में, देख पा रहा हूं, जगत। डी ऑप्शन पर आंसर लगाया जाए, जगत। ये जंतु वर्गीकरण की किंगडम भी बोलते हैं आप, ये सबसे बड़ी इकाई है। ओके, 278 बहुत जनरल क्वेश्चन है। 278 नवीन गुप्ता, ध्यान दीजिए, जगत, किंगडम। ओके, थैंक यू सर। 278 में आए सभी लोग। ओके, धीरज, राम बाबू, मनोज, बंटी, उदयराज, ओमवीर, अरविंद, शानदार उत्तर दे रहे हैं आप। वेरी गुड। अब दीजिए आप 278 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बायोप्सी किस रोग की जांच है? बायोप्सी टेस्ट किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, लगा दिया आंसर, वेरी गुड, शानदार, कैंसर। कैंसर की जांच का नाम है बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है, यानी किस रोग में हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है? और ऑप्शन दिए गए आपको, रेबीज है, मलेरिया है, अर्थराइटिस है, उक्त सभी। आप सब ध्यान दें, मनोज बंसल, मनोज जारेड़ा, मनोज प्रजापत, वेरी गुड, ये मनोज बहुत सारे आ गए हैं। ओके ओके गोपाल, आंसर होगा इनमें से कौन सा रोग हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? रेबीज। रेबीज, हाइड्रोफोबिया, आप जानते हैं कुत्ते के काटने से होता है,
इसमें नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, और व्यक्ति पागल भी हो जाता है, आपने सुना है, पढ़ा है। ओके, रेवीज 280, क्वेश्चन नंबर 280, महिला नसबंदी, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ट्यूबकटॉमी, वैसेक्टॉमी, सी ऑप्शन दिया गया है उक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। आइए बेटाओ, महिला नसबंदी किसे कहते हैं? तो आप देख पा रहे हैं, महिला नसबंदी को ट्यूबकटॉमी कहा जाता है, ट्यूबकटॉमी। ओके, ट्यूबकटॉमी, ट्यूबकटॉमी। ये आपको टॉप 500 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बेटाओ, जो पिछले एग्जामों में बहुत बार आए थे, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए थे। जनरल साइंस के नाम से जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए, वो आपके बीच में लाए जा रहे हैं और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में आपको दिखाई देंगे। 281, जेसी बोस संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर लगाया जाए, जगदीश चंद्र बसु कलकत्ता में जन्मे थे, तो आंसर होगा जेसी बॉस कलकत्ता। जेसी बॉस संस्थान कहां है? कलकत्ता में है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 282, देखो आपने पढ़ रखा है, किस कुल के पौधों की जड़ों में, किस कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है? आप भी जानते हैं दोस्तों, राइजोबियम आपने पढ़ा है सबने। राइजोबियम एक लाभकारी जीवाणु है जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। अब प्रश्न है, और यह भी आप जानते हैं कि चना मटर की जड़ों में होता है राइजोबियम, लेकिन यहां थोड़ा सा ऑप्शन अलग आ गए। कह रहा है ग्रेमनी, कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी, कोई नहीं। तो या तो आप, वेरी गुड, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, लेग्यूमिनेसी। इसी को कहते हैं मटर कुल, यानी फलीदार पौधे इसी में होते हैं, मटर कुल है ये, लेग्यूमिनेसी। करेक्ट आंसर लेग्यूमिनेसी। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा, शानदार जवाब दे रहे हैं गोपाल जी, गुड गुड शुभम योगी। आइए धीरज, राम भजन जी, क्वेश्चन नंबर 283 पे जाइए आप। अब आप आंसर लगाइए 283 का। ओके लोकेश, आंसर देख, क्वेश्चन देखें 283, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में आप भी जानते हैं मुख्य उत्पाद तो वहां का ग्लूकोज है, भोजन है, लेकिन उप उत्पाद यानी ग्लूकोज के अलावा प्रकाश संश्लेषण में और क्या बनता है? तो आपका सही जवाब होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज के अलावा उप उत्पाद कौन है? ऑक्सीजन, O2। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए आप। 283 हो चुका है, 284 पे चले हम। 284 आप देख रहे हैं। 284, निम्न में से परजीवी पादप है। मैं चाहूंगा आप अब सही जवाब दें। सबसे आसान क्वेश्चन अगर विज्ञान के नाम से हो सकता था तो आपके लिए ये है। 284, निम्न में से परजीवी पादप है। सर 284 जरूर लिखें, 284 पे जाएं आप लोग, इनमें से आप छांट के बताइए परजीवी पादप कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, 284 पे आइए भाई एवरीबॉडी। ये क्या ऑप्शन लेट पहुंच रहे हैं बच्चों के पास? टेक्निकल डिपार्टमेंट बताए 10 सेकंड लेट पहुंचते हैं। अच्छा अच्छा, ओके दोस्तों, तभी आपके आंसर थोड़ा पीछे आते हैं। देखिए, निम्न में से परजीवी पादप है, ए अमरबेल, बी नीम गिलोय, सी उक्त दोनों। मैं देख रहा हूं सी बहुत ज्यादा उत्तर देते जा रहे हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग जान ले बेटाओ, सी ज्यादा मत लगाओ, सी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको मालूम है नीम गिलोय अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये माना कि वो नीम के ऊपर या किसी भी सपोर्ट के ऊपर चढ़ गई है, लेकिन नीम गिलोय अपना भोजन स्वयं बनाती है। जो अपना भोजन नहीं बना पाता वो है अमरबेल। अमरबेल जिस पर निर्भर रहता है उसी से अपना भोजन लेता है, ए अमरबेल। ओके, आइए 285, क्वेश्चन नंबर 285,
तंबाकू के किस भाग से निकोटीन प्राप्त किया जाता है? तंबाकू के किस भाग से निकोटीन प्राप्त होता है? ये आप जानते हो, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, सरल है आपके लिए, लगा दिया आपने आंसर। निकोटीन तंबाकू की पत्ती से प्राप्त होता है, पत्ती। ऑप्शन दिख रहा है इसमें, सी, पर्ण। ओके दोस्तों, लगाइए आंसर सी। वेरी गुड अभिषेक, सी लगाइए, सी। सतीश कुमार जी, तंबाकू किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप जवाब देंगे पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन 286, थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। 286 आपके सामने दिख रहा है। आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा, आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा पर पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी का जब हम चित्र देखते हैं तो आपको मालूम है एक आड़ी टेढ़ी रेखा दिखाई देती है। उस आड़ी टेढ़ी रेखा को, उस पर जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आइए दोस्तों, जितेंद्र कह रहे हैं सर कमेंट पढ़ो। बिल्कुल पढ़ रहा हूं बेटा, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो, आप आंसर भी पढ़ो। ओके जितेंद्र, आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा पर पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, उप धातु, उप धातु। ओके, थैंक यू बनवारी, वेरी गुड। विकास, ऋषिकेश, शानदार जवाब दे रहे हैं आप। आइए क्वेश्चन नंबर 287 आपके सामने आ गया है। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है? सर धातु आ रहा है देखना आप, और ऑप्शन दिए गए बोरॉन, टंगस्टन, बुलीफार्म, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है? तो आप पढ़ चुके हैं ऑस्मियम। करेक्ट आंसर लगाएं बेटा, ऑस्मियम। वेरी गुड, बहुत थैंक यू सभी को, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। और एक बार पुनः आपका नौकरी जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, और जो दोस्त आज नए जुड़े हैं जरूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। आइए, वह गैस 288, वह गैस जो स्वयं तो जलती है, स्वयं तो नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक है। स्वयं तो नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक है, तो आप भी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। ओके, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। थैंक यू दोस्तों। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलाने में सहायता करती है। नवीन जी आप लिख रहे हैं नाइट्रोजन, तो सुन लो बेटा, नाइट्रोजन ना तो जलती है ना जलाने में सहायता करती है। आइए 289 पर आप पहुंचिए। 289, निम्न में से किसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 290 सॉरी 290 पे आइए दोस्तों। मोती रासायनिक दृष्टि से किसका बना होता है? आपने पढ़ा है ना, मोती मोलास्का का जंतु है, पर्ल आयस्टर, वहां से हमें मोती प्राप्त होते हैं। समुद्री जंतु है पर्ल आयस्टर, वहां से मोती मिलता है। प्रश्न यह है मोती किसका बना होता है? तो चूंकि आपको मालूम है मोलास्का के जंतुओं का जो कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो फिर स्वाभाविक है मोती भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, करेक्ट आंसर बी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। वेरी गुड। ओके, आइए दोस्तों 291, भारत में प्रतिबंधित औषधि है, आपको मालूम है इनमें से आप देख रहे हैं भारत में एक औषधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन है एंडोसल्फोन, डिस्प्रिन, सर्पेंटाइन, पैरासीटामोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा एंडोसल्फोन, ये एंडोसल्फोन जी करेक्ट आंसर लगाएं। एंडोसल्फोन चूंकि ये पर्यावरण इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती है,
लिहाजा इसको रोका गया है, इस पर रोक लगाई गई है। दुनिया के अधिकांश देशों ने एंडोसल्फान को बंद भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 291 हो गया है, 292 पे आइए। 292, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, या यूं कहूं मैं परमाणु संयंत्र, कहां स्थित है? इंदिरा गांधी नाम से है। तारापुर, रावतभाटा, नरोरा, कलपक्कम। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटाओ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलपक्कम। चेन्नई के पास है कलपक्कम। कलपक्कम पर आंसर लगाया जाए, कलपक्कम। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। फिर 293, क्वेश्चन नंबर 293। देखो, एक बालक बार बार कमेंट कर रहा है, सर तारापुर तारापुर। तारापुर नहीं बेटा, तारापुर में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारा, वो भाभा के नाम से है। आइए 293, ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? बहुत चर्चा में ऑप्टिकल फाइबर। आपको मालूम है अभी भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप तक के लिए ऑप्टिकल फाइबर का काम शुरू किया है। ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, प्रश्न यही है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए सिलिका, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी ग्रेफीन। वेरी गुड, आंसर आने लगे, शानदार आंसर आने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए आप दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? तो आंसर होगा, ओफो, आंसर होगा बेटाओ ए सिलिका। सिलिका या कांच की एक खोखली नली होती है, ये बहुत बारीक खोखली नली है कांच की, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 294 पे आइए। वेरी गुड दोस्तों, टाइम बहुत हो गया है, मैथ की क्लास आपका इंतजार कर रही है। जी आइए हम क्वेश्चन नंबर 294 पे चलें। 294, भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? शानदार, भारत का रॉकेट मैन। देखो, आप देख रहे हैं यहाँ रमन विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर के सिवन ऑप्शन दिए गए हैं। आप भी जानते हैं भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटाओ, और ये अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन भी हैं खुद। आपको मालूम है, अभी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन भी हैं। वही आंसर है, करेक्ट आंसर लगाया जाए डी, डॉक्टर के सिवन, जिन्हें भारत का रॉकेट मैन। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है एपीजे कलाम, बेटा वो भारत के मिसाइल मैन हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 295, 295, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए टाइटन, बी फोबोस, सी चंद्रमा, डी हाइड्रा। आपको मालूम है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं बेटा, ए। वेरी गुड बनवारी बेरवा, वेरी गुड, टाइटन। ओके दोस्तों, ये हम लगातार टॉप 500 की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 पेपर हो चुके हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। आप नौकरी जंक्शन को सब्सक्राइब करें, और हमारे और भी बहुत सारे वहाँ वीडियो डाले गए हैं, उन्हें आप देखें। ओके, थैंक यू। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, चूँकि क्लास आपकी और आगे भी थी, वो लेट हो रही हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, गुड नाइट।